द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन पीओपीज। स्टॉकहोल्म आप जानते हैं स्वीडन में एक जगह है, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉकहोल्म है और 2001 में यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दैट वाज कॉल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनिपोटेंशियरीज, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक अडॉप्ट किया दैट वी हैव टू लिमिट दिस पीओपीज। अब पीओपी क्या होते हैं? पीओपी हमारे परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हमारे पीओपी होते हैं और इसको लिमिट करने के लिए वी हैव द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑफ 2001 जो कि एनफोर्स हुआ आपके 2004 से, ठीक है। अब पीओपी को लिमिट करना है तो ये पीओपी है क्या? तो ये कार्बन बेस्ड सर्टेन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो कार्बन बेस्ड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब जनरली इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों होती है। और जब ये एक बार एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये काफी समय तक, लंबे पीरियड तक ये बने रहते हैं, वहां पे इंटैक्ट रहते हैं काफी सालों तक। उसके बाद जब ये स्प्रेड होते हैं तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। सॉइल, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सॉइल के, वाटर के, एयर के, ठीक है। फिर जनरली ये हमारे ह्यूमन बींग्स को किस तरह इफेक्ट करते हैं कि उनके जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर भी ये एक्युमुलेट कर जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो मात्रा होती है वो हमारे फूड चेन में भी हाईली कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि दोनों वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग को दोनों ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके पीओपी थे, आपने देखा कि कितने ये डेंजरस है, ठीक है। तो इनको लिमिट करने के लिए हमने स्टॉकहोल्म में एक कन्वेंशन हुआ और उसके अंदर हमने इनके ऊपर स्टॉकहोल्म कन्वेंशन अडॉप्ट किया कि हम इसको लिमिट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होने वाला था, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि दैट पीओपी जो होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स को, वाइल्ड लाइफ को, हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है इनके अंदर इनका बायो एक्युमुलेशन भी होता है, ठीक है। अब बायो एक्युमुलेशन आप जानते हैं कि जब कोई चीज हमारा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करती है तो वहां पे जो प्रोसेस होता है पूरा वो आपका बायो एक्युमुलेशन का होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं ये पीओपी जो होते हैं, हमने देखा कि टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं, तो ये क्या है? ये एक बायो एक्युमुलेशन है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे जब ये कन्वेंशन हुआ था साल 2001 में, तब हमारे पास अराउंड 12 जो थे हमारे पास ये पीओपीज थे। और उसकी उसमें हमने 3 कैटेगरीज बना रखी थी। एक पेस्टिसाइड्स की थी, दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल केमिकल्स की थी, तीसरी हमारी बाई प्रोडक्ट्स की थी। तो पेस्टिसाइड में आपने देखा था कि दैट पेस्टिसाइड में आपके एल्ड्रिन है, आपका क्लोरोडेन है, आपका डीडीटी है, ठीक है। एंड्रिन है, डाइंड्रिन है, फिर आपका हेप्टाक्लोर है, आपका हेक्साक्लोरोबिन बिजीन है, एनमाइरेक्स है एंड टोक्साफिन है। तो ये कुछ आपके पेस्टिसाइड थे जो कि इसके पीओपीज के अंदर आते थे। उसके बाद हमारे कुछ सर्टेन इंडस्ट्रियल केमिकल जैसे कि आपके पीसीबी, जिन्हें हम पॉलीक्लोरीन बाइफिनाइल्स बोलते हैं, पीसीबीज बोलते हैं। उसके बाद आपका हेक्सा क्लोरोबिजीन था, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में आपका हमारे हेक्साक्लोरोक्लोजीन एंड पॉलीक्लोरिनेटेड, ठीक है। ये हमारे सारे जो थे बाई प्रोडक्ट थे, ठीक है। और उस रिसेंटली जो थे 2009 में हमने कुछ और 9 और पीओपी ऐड करें स्टॉकहोल्म कन्वेंशन में। अब जैसे कि हमारे क्लोरोडिकॉन है, ठीक है। ये नाम जरूरी नहीं है पर आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इनके नाम का, ठीक है। जैसे क्लोरोडिकॉन है आपका, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ये सारे इनके केमिकल नेम है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने देखा कि पीओपीज जो होते हैं कौन से हैं और कितने हैं। ये 12+9 हमारे मतलब टोटल 12+9 हमारे 21 जो है हमारे हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद हमने देखा कि एंडोसल्फिन भी एक तरह से पीओपी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसको लिस्ट में डाला गया था, ठीक है। अब एंडोसल्फिन जो था वो एक वल्चर की रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा उनकी मोर्टेलिटी हुई थी और ये उसी का ही कारण था। एंडोसल्फिन का कंटामिनेशन हो गया था उनके ब्लड में और उसके बाद काफी सारी वल्चर्स जो थी वो डिप्राइव हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने देखा कि स्टॉकहोल्म कन्वेंशन किसके ऊपर है? पीओपीज के ऊपर है। कौन कौन से पीओपीज होते हैं, कितने पीओपीज होते हैं, और एंडोसल्फिन भी एक पीओपी में आता है, ठीक है। जो कि अडॉप्ट हुआ 2011 की जो सीओपी थी स्टॉकहोल्म की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन के बारे में हम देखें तो बेसल कन्वेंशन क्या है? एक कंट्रोल ऑफ द टाउन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट। तो हर एक जहां पर भी ये कन्वेंशन हुआ था उसका नाम हम दे देते थे।
तो ये एक, जैसे कि हमने देखा था कि स्टॉकहोल्म कन्वेंशन वो पीओपी के लिए था, स्टॉकहोल्म में कॉन्फ्रेंस हुई थी 2001 में, तब वहाँ पे स्टॉकहोल्म कन्वेंशन आ गया। उसी तरह 1989 में बेसेल नाम की जगह पे स्विट्जरलैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पे हम एक एजेंडा सेटअप करते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल जो होगा वो अच्छे से किया जाएगा। ये आपका बेसल कन्वेंशन था। ठीक है, अब क्या हुआ क्या था, थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि 1989 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उससे थोड़े टाइम पहले जो थे, 7-8 साल पहले, हमारा एक अफ्रीका के अंदर ये बताया जा रहा था, इवन दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में, कि क्या हो रहा है कि दैट जो हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने टॉक्सिक वेस्ट को इन कंट्रीज के अंदर डंप कर रही है। अगर आप देखें कि आप जनरली देखते हैं कि दैट सिंगापुर से आप काफ़ी सारे मशीन्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स को, पुरानी यूज सेकेंड हैंड मशीन्स को इंडिया में लाया जाता है, डंप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसको फिर रिपेयर करके, रिनोवेट करके, फिर से उसको रिफर्बिश करके, फिर से हम उसको मार्केट में रीसेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो थी ये उस दौरान भी हो रही थी और उसके खिलाफ हमने ये एक बेसल कन्वेंशन लाए थे। अब बेसल कन्वेंशन हमने क्या देखा था, दैट इज कंट्रोल करना है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसल कन्वेंशन था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो बेसल कन्वेंशन था, ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, अब ये हमने किस ऑब्जेक्टिव से लाया कि हम ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट को इन हैजार्डस वेस्ट से बचाएंगे। ठीक है, तो उसके लेकर लिए हमने ये बेसल कन्वेंशन अडॉप्ट किया। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हमारी एम्स क्या है, दैट वी हैव टू रिड्यूस द हैजार्डस वेस्ट जनरेशन। हैजार्डस वेस्ट को जनरेट ही नहीं होने देना। ठीक है, मतलब जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं उसके अंदर हम केमिकल्स जो मटेरियल वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर सर्टेन हैजार्डस वेस्ट को हम यूज ही नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह हमने एक बताया। उसके बाद आप देखते हैं कि हम ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट होगी उसके ऊपर रोक लगा देंगे हैजार्डस वेस्ट का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक रेगुलेटरी सिस्टम सेटअप करेंगे। ठीक है, जहाँ पे एक ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स के ऊपर पूरा सुपरविजन होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसल कन्वेंशन था। अब कौन कौन से वेस्ट हमारे बेसल कन्वेंशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग एनेक्स्चर बना रखे हैं। एनेक्शन 1 जो है कन्वेंशन का वो फर्दर डिवाइडेड है एनेक्स्चर 8 में और एनेक्शन 9 में। ये लिस्ट कंसिडर करती है जो कि हैजार्डस एंड वेस्ट है जिनके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है अंडर द कन्वेंशन। तो ये आपका एनेक्स 1 है जो काफ़ी हैजार्डस है, केमिकल सब्सटेंसेस इसकी लिस्ट में डाले गए हैं जिनको हमें लिमिट करना है। उसके बाद आता है एनेक्स 2। एनेक्स 2 में क्या है, देयर आर सर्टेन, एनेक्स 2 में क्या है, हम सर्टेन आइडेंटिफिकेशन करते हैं दोज वेस्ट का जिसको एक स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए होती है। ठीक है, एक स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए होती है, ये प्राइमरली रेफर जैसे कि हमारे हाउस होल्ड वेस्ट है। ठीक है, तो इनको एक स्पेशल कंसिडरेशन में रखा जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से अलग होते हैं, ये नेक्स्ट 2 के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारे हेल्थ केयर से जो आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, यूज्ड ऑयल जो होते हैं, पीओपीज जो होते हैं, बीओपी वेस्ट होता है, पीसीबीज होते हैं, फ्लोरिक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड दी अदर कंज्यूमर। ठीक है, ये सारे हमारे बेसल के थ्रू ही रेगुलेट करे जाते हैं। दो एनेक्सर है, एनेक्स 1 है, एनेक्स 2 है। एनेक्स 1 में हैजार्डस है और एनेक्स 2 में हमारा जो हाउस होल्ड जो वेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद ये आपने देखा कि बेसल कन्वेंशन था 1999 में हुआ था। बेसल नाम की जगह थी स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे एक हमने बोला कि हम जो हमारी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है हैजार्डस वेस्ट को कंट्रोल करेंगे थ्रू दिस बेसल कन्वेंशन। उसके बाद आता है आपका रोटरडैम कन्वेंशन। नाउ रोटरडैम कन्वेंशन जो था ये आपका 1998 में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी प्लेनिपोटेंशियरीज की और ये रोटरडैम जो है आपके नेदरलैंड में, वहाँ पे ये हुआ था और ये एनफोर्स हुआ था 2004 में। तो 1998 में ये हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ रोटरडैम नेदरलैंड में और उसके बाद हमने अडॉप्ट किया हमारे रोटरडैम कन्वेंशन को और फिर इसको एनफोर्स किया जाता है 2004 से। अब ये रोटरडैम कन्वेंशन क्या क्या कवर करता था ये हमारा, ठीक है, तो ये जो रोटरडैम कन्वेंशन है ये करता क्या है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है किसके लिए, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जो आपका पीआईसी का कंसेप्ट है, पीआईसी क्या होता है, दैट इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। उस कंसेप्ट के लिए जो है ये रोटरडैम कन्वेंशन आया था। ठीक है, अब पीआईसी जो होता है एक पीआईसी प्रोसीजर के थ्रू बिल्डअप होता है जो कि यूएनईपी और एफएओ के ने इनिशिएट किया था 1989 में। ठीक है, और ये 2006 तक चला। ठीक है, तो इसमें हमारी कुछ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है कि हम पीआईसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, पीआईसी के प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये पीआईसी का प्रोसीजर 1989 में यूएनडीपी और एफएओ ने, यूएनईपी दैट इज यूएनईपी है और एफएओ ने इसको लाया था।
ठीक है। अब ये कन्वेंशन कवर करता है काफी सारे पेस्टिसाइड्स को, इंडस्ट्रियल केमिकल्स को, जिनके ऊपर बैन है, जिनके ऊपर ऑलरेडी रोक लगी हुई है बाय द पार्टीज एंड विच हैव बीन नोटिफाइड बाय द पार्टीज फॉर द इंक्लूजन इन द पीआईसीज। तो पीआईसी में क्या है, देयर आर सर्टेन केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, जिनको इस लिस्ट के अंदर रखा गया है, ठीक है, जो सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड है फॉर द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजन। ठीक है, तो इनके ऊपर हमने एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन करने के लिए इस रोटरडैम कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑपरेटिव एफर्ट्स है कंट्रीज के बीच में, पार्टीज के बीच में, कि जब वो इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो इस तरह के जो जो भी पीआईसी में जो आते हैं हैजार्डस वेस्ट, उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, और प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन हेल्थ को, एनवायरमेंट को। फिर वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटली साउंड यूज ऑफ दोज हैजार्डस केमिकल्स। ठीक है, बाय फैसिलिटेटिंग द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, बाय प्रोवाइडिंग द नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट ऑफ द डिसिमिनेटिंग दीज डिसीजंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, इसमें क्या कंसेप्ट है, NH3 केमिकल्स का है। ठीक है, तो NH3 केमिकल जो होते हैं इंक्लूड करते हैं पेस्टिसाइड्स को, अन इंडस्ट्रियल केमिकल्स को, जिनके ऊपर बैन है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है बाय मोर पार्टीज के बीच में, एंड विद जो आपके पीआईसी में भी आते हैं, पीआईसी प्रोसीजर को सब्जेक्टेड होते हैं। तो पीआईसी क्या है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप सर्टेन जब भी किसी हैजार्डस केमिकल्स या फिर आपके इंडस्ट्रियल केमिकल्स या आपके पेस्टिसाइड्स की मूवमेंट करवाते हैं कंट्रीज के बीच में, तो उसको लेकर एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जो कि पीआईसी का है। और ये पीआईसी अडॉप्ट हुआ था आपका रोटरडैम कन्वेंशन, दैट वाज इन 1998। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट आता है हमारा यूएनसीसीडी का। तो यहाँ पे हमने तीन देखे, एक हमने स्टॉकहोल्म कन्वेंशन जो कि हमारे पीओपीज के ऊपर था, रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के ऊपर था। ठीक है, फिर हमारा था हमारा बेसल कन्वेंशन जो कि हैजार्डस मूवमेंट ऑफ ट्रांसबाउंडेड मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट को लेके था। और तीसरा था हमारा रोटरडैम कन्वेंशन जो कि हमने देखा कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट को एक लीगली बाइंडिंग बनाता है पार्टीज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है यूएनसीसीडी का। अभी यूएनसीसीडी जो था ये आउटकम था हमारा रियो समिट जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है, हमने देखा था कि सीबीडी आया था, यूएनसीसीडी भी आया था, एजेंडा 21 भी आया था, ये सारे हमारे यूएनसीईडी का ये आउटकम था जो कि 1992 में आपका रियो अर्थ समिट के नाम से जाना गया। ठीक है, अब ये जो यूएनसीसीडी था, इसके अंदर हमें क्या करना था, ये फोकस करता था डेजर्टिफिकेशन के ऊपर। डेजर्टिफिकेशन हो गया आपका, लैंड डिग्रेडेशन हो गया आपका, ड्रॉट हो गया, इन तीन एरियाज के ऊपर ही आपका फोकस करता था। डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और आपका ड्रॉट 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 के ऊपर। तो DLDD दैट इज डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, इन तीनों के ऊपर फोकस था इस यूएनसीसीडी का। ठीक है, अब यूएनसीसीडी में आपका डेजर्टिफिकेशन डिफाइन किया गया है, एक कंडीशन जहां पे लैंड डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, ड्राई लैंड हो जाती है, एरिड, सेमी एरिड या ड्राई सब ह्यूमिड रीजन में देखा जाता है। ठीक है, अब ये काफी सारे फैक्टर की वजह से होता है, ये एनवायरमेंटल भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड भी हो सकता है। ठीक है, और पर ये, ठीक है, तो ये जनरली इसका काफी नुकसान होता है क्योंकि डेजर्ट्स को बना देता है एक तरह से, वहां पे प्लांट ग्रोथ नहीं होती है, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बिल्कुल एक डेजर्ट लाइक कंडीशन होती है, पर ये डेजर्ट नहीं आप बोलेंगे। डेजर्ट का एक्सपैंड होना डेजर्टिफिकेशन नहीं है। डेजर्ट लाइक कंडीशन डेवलप हो जाना किसी एरिया में ड्यू टू एनवायरमेंटल या फिर एंथ्रोपोजेनिक, दैट इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन, जिसमें आपका एरिड, सब एरिड, आपका ड्राई, स्क्रब, ह्यूमिड वगैरह बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यूएनसीसीडी के बारे में। तो यूएनसीसीडी क्या है, ये आपका 194 पार्टीज थी। ठीक है, तो यूएनसीसीडी जो है विद द 194 पार्टीज जो है, एक क्या है, एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करता है आपकी लैंड डिग्रेडेशन को। ठीक है, सबसे पहले यूएनसीसीडी का ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक लीगली बाइंडिंग है, ये इकलौता लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि आपके लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर बना हुआ है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट आपको इंश्योर करता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए हमारे पास इकलौता एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, दैट इज कॉल्ड द यूएनसीसीडी। एक बॉटम अप अप्रोच होती है, लोकल पार्टिसिपेशन भी इंश्योर कराता है इन कॉम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, 194 कंट्रीज इसकी पार्टीज हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम देखते हैं इंडिया भी पार्टी है। ठीक है, अब इसमें एक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है, LDN का कंसेप्ट है। ठीक है, वो हमें 2030 तक अचीव करना है। ठीक है,
तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो आपका यूएनसीसीडी है उसका क्या लक्ष्य है, इट हैज़ टू प्रमोट द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, और जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है, ठीक है, आपकी लैंड डिग्रेडेशन क्या होगी, एक लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस, वहाँ पे काफ़ी सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा सारा, ठीक है। तो सस्टेनेबल तरीके से हमें लैंड को मैनेजमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड योर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। अब ये इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन जो थी, ये भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड दैट वाज इन दिसंबर 1946, ठीक है। एक वॉशिंगटन में ये इसको साइन किया गया, वॉशिंगटन डीसी में, दिसंबर 1946 में, हमारी आज़ादी से पहले का ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इट हैज़ टू प्रमोट, इट हैज़ टू प्रोवाइड द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ द व्हेल्स, व्हेल्स को जो होती हैं उनका प्रॉपर ढंग से जो होता है कंजर्वेशन करना है, ठीक है। तो ये आप जनरली देखते हैं जो भी आपके प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, जैसे कि आपने टाइगर के लिए देखा था, प्रोजेक्ट टाइगर आपने डेडिकेटेड रन कर रखा है, उसकी कंजर्वेशन करता है। उसी तरह वेल के लिए वी हैव द पूरा कमीशन है, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, जो कि पूरे एफर्ट्स करता है कि वेल की संख्या को बचाया जाए, ठीक है। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि दे आर दी प्राइमरी आपके सेकंड कार्निवोर्स होते हैं, टॉप प्रोड्यूसर टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड चेन में मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इनकी कंजर्वेशन इंश्योर करनी होती है, ठीक है, और इनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी स्किन, इनके टीथ, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसे अलग अलग कमर्शियल वैल्यू है, तभी लिए इनका काफ़ी ज़्यादा हंटिंग होता है, पोचिंग होता है। तो यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग एफर्ट्स लिए जाते हैं, जैसे कि हमने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन देखा, दिसंबर 1946 में वॉशिंगटन डीसी में हमने साइन किया that we will be taking the effort to conserve this whale stock, ठीक है, और एक ऑर्डरली डेवलपमेंट होगा हमारी व्हेलिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। रिसेंटली जापान ने तो इससे विड्रॉ करा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे व्हेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने देखा अबाउट दिस इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द वियना कन्वेंशन। अब वियना कन्वेंशन जो था दैट वाज इन 1988, 1988 में आपका वेना कन्वेंशन आया था, और ये क्या करता है, ये एक फ्रेमवर्क बनाता है फॉर द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, हाउ इट डज नॉट इंक्लूड द ग्लोबल लीगली बाइंडिंग रिडक्शन, ठीक है। ये कोई लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं है, ठीक है। बेसिकली वियना कन्वेंशन है क्या, वियना कन्वेंशन जो है ये हमारा, हमें क्या करना है, हमें ओजोन लेयर को बचाना है। अब ओजोन लेयर हम जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें यूवी रेस से बचाती है, तो उसके लिए ओजोन का इंपॉर्टेंट है। पर रीसेंट टाइम में क्या देखा गया कि दैट जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, ठीक है। तो उसके खिलाफ हमने ये कन्वेंशन किया एंड दैट वाज इन 1985। 1985 में हम ये कन्वेंशन करते हैं, वेना नाम की जगह पे होता है, वेना ऑस्ट्रिया में है, और वहाँ पे हम इसको इस एजेंडा सेटअप करते हैं कि हम जो है अपने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करेंगे। अब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है ये हमारे ओडीएस बोले जाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास दूसरा प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा जो हेड है वो क्या है, वेना कन्वेंशन है, जिसके अंदर हमारा ओवरऑल टारगेट है कि हमें ओजोन लेयर की डिप्लीशन को बचाना है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और तो हमने उसके लिए सीएफसीज को कम करना होगा। अब सीएफसीज एक क्या है, एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उसके लिए हमने डेडिकेटेडली एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना दिया कि किस तरह हम इसको कम करेंगे, तो क्या अल्टरनेटिव यूज करेंगे इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए, जो कि जैसे कि आपका सीएफसी है, ठीक है। तो ये हमारा 197 पार्टीज ने साइन किया, मोस्ट वाइडली रेटिफाइड, तो ये सिग्निफिकेंस है कि दैट सबसे ज्यादा कंट्रीज ने यूएन की इसको साइन कर रखा है वियना कन्वेंशन को, ठीक है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम डिटेल में देखते हैं, तो दैट वाज ऑन द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसमें हमें उनकी प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को कम करना है, ताकि हम जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उसको कम कर सके, ठीक है, और अर्थ के फ्रेजाइल इको हमारे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सके। सो फॉर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वी हैव दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड ओवरऑल फॉर द ओजोन डिप्लीशन वी हैव द वियना कन्वेंशन, ठीक है। अब ये मॉन्ट्रियल में, कनाडा में ये साइन हुआ था 97 में, और तब उसके बाद ये आया था, ठीक है। तो ये ओपन हुई, ये हमारा दैट वाज इन सितंबर 16 1987 के अंदर इसका आना हुआ, ठीक है। इंडिया को लेकर, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, तो इंडिया ने भी सर्टेन एफर्ट्स करे हैं,
ठीक है, टू बिकम द पार्टी टू द कन्वेंशन। उसने ठीक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए एक कॉन्सिक्वेंटली एक रेटिफाई करे कोपेनहेगन आपका मॉन्ट्रियल बीजिंग अमेंडमेंट 2003 में। ठीक है, अब इंडिया जो होता है जनरली ओडीएस को भी प्रोड्यूस करता है। ओडीएस का कहाँ यूज होता है? ये आपके रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, फायर फाइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोम में, आपके जो एरोसोल्स होते हैं, फ्यूमिगेशन एप्लीकेशन होते हैं, उसके अंदर ये आपका ओजोन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यूज होते हैं। अब ये है कौन कौन से? जैसे कि आपका CFC-11 है, आपका CFC-12 है, आपका CFC-113 है, हेलॉन है 122 आपका HCFCs है 22, हेलॉन है 1301, आपका कार्बोनो टेट्राक्लोराइड है CTC है। ठीक है, आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है। ये सारे जो है आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। ठीक है, अब इनका यूज आपने देखा कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट था कि दैट हमारे प्रोग्राम के अंदर ये प्रिपेयर हुआ 993 में। हमने फेज आउट करना था सारे ओडीएस को अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। हमने अपनी इंडस्ट्री की जो स्ट्रेटजी थी उसके अंदर भी टारगेट रखा कि हम इनको लिमिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, रेफ्रिजरेशन, आपका फायर फाइटिंग। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने एक ओजोन सेल भी इवन इस्टेब्लिश करा है, एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई है ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इसको फैसिलिटेट करती है। ठीक है, फिर हमारा टारगेट था कि दैट विल बी फेजिंग आउट द ओडीएस प्रोडक्शन बाय 2010। ठीक है, अब उसके लिए हमने उनके ट्रेड के ऊपर भी रोक लगाया। ठीक है, हमने सर्टेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी एक तरह से प्रमोट किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका किगाली एग्रीमेंट। तो किगाली एग्रीमेंट क्या है वो जरा हम देखते हैं। तो अब जो आता है हमारा किगाली एग्रीमेंट को लेके है। किगाली एग्रीमेंट जो क्या हुआ था कि दैट एक 28 मीटिंग हुई थी ऑफ द पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने देखा था कि दैट वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ द ओडीएस। ठीक है, अब उसको लेके एक मीटिंग हुई किगाली नाम की जगह पे, जो कि रवांडा में है। और यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक है, जिसमें हमने बोला दैट हमने जो है CFCs जो थे वो डिसकंटिन्यूड हो चुके थे। ठीक है, अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब HFCs की बारी थी, HFCs को लिमिट करना था। तो HFCs जो थे वो एज एन अल्टरनेटिव के तौर पे आए थे टू रिप्लेस दीज केमिकल्स जो कि आपके CFCs थे। ठीक है, अब वो HFCs जो थे वो भी एक ODS है। तो अब HFCs को हमें लिमिट करने के लिए हमने किगाली एग्रीमेंट को लाए। ठीक है, तो HFCs ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेज है जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एलिमिनेशन जो था HFCs का अगर हो जाता है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो होगा वो 0.5 डिग्री से सेल्सियस से कम हो जाएगा बाय 2100। ठीक है, ये स्टडी थी। ठीक है, कि अगर HFCs आप कम कर देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी 0.5 डिग्री से कम हो जाएगा बाय 2100। ठीक है, 2015 में ये स्टडी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि दैट HFCs को जो एज एन अल्टरनेटिव के तौर पे हम यूज कर रहे थे, जिसमें आपका तो हमने HFCs को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, स्वैपिंग द HFCs फॉर द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, हमने HFCs की रिप्लेसमेंट के तौर पे अमोनिया, वाटर और गैसेस, जिसको हम हाइड्रोफ्लोरी फ्लोरिलिन्स वो फिन्स बोलते हैं। ठीक है, वो एक वो कॉस्टली हुआ उस दौरान। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, जहाँ पे हाई समर टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि किगाली एग्रीमेंट जो था वो HFCs के रिडक्शन के लिए बना था। ये सारी कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग हुआ फ्रॉम 2019। ठीक है, उसके बाद अंडर द लीगली जो हमारा किगाली अमेंडमेंट है उसमें हमारी 197 कंट्रीज ने एग्री किया कि वो लिमिट करेंगे टू रिड्यूस द यूज ऑफ द HFCs बाय रफली 85% ऑफ देयर बेसलाइन बाय 2045। ठीक है, तो ये ओवरऑल अब हमारा एजेंडा है दैट वी हैव टू reduce the use of the HFCs by roughly 85% of their baseline by 2045। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कंट्रीज है। ग्रुप 1 में हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनको रिड्यूस करना है HFC बाय 10%। ठीक है, तो वेरिंग टारगेट्स है। डेवलप्ड कंट्री को 10% से कम करना है बाय 2019 ऑफ देयर 2011 एंड 2013 लेवल। ठीक है, और 2036 तक जो 85% कम करना है। ठीक है, 10% सीधा 85% कम करना है। ठीक है, और सेकंड ग्रुप में डेवलपिंग कंट्रीज है, इसमें चाइना है, अफ्रीकन कंट्रीज है। दे आर कमिटेड टू लॉन्च, दे आर कमिटेड टू लॉन्चिंग ऑफ द ट्रांजिशन इन 2045। ठीक है, उसके बाद थर्ड ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसमें आपका इंडिया है, आपका पाकिस्तान है, ईरान है, ठीक है, इराक है, अरब कंट्रीज है।
ठीक है, उनको 2028 से अपना प्रोग्रेस स्टार्ट करना है ऑन लिमिटिंग दीज HFCs। ठीक है, तो इंडिया अभी कवर्ड नहीं, इंडिया को 2028 से स्टार्ट करना है ऑन रिड्यूसिंग दीज HFCs, एंड उसके बाद 10% करना है बाय 2032 एंड देन 85% बाय 2047। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपने देखा, आपने ओवरऑल देखा है अबाउट द किगाली एग्रीमेंट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा ग्लोबली इम्पॉर्टेंट हेरिटेज एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स। ठीक है, तो ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स ये क्या है? तो ये जो रिकॉग्निशन है एक तरह से ये आपके FAO के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अंडर द प्रोग्राम जो कि उनका ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स के नाम से आता है, जिसे हम GIAHS बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक हमने क्या करते हैं कि हम एक सस्टेनेबल तरीके से अपने एग्रीकल्चर करें, अपने लैंड का मैनेजमेंट करें, उसको लेकर ये प्रोग्राम। ठीक है, कि सर्टेन आप ट्रेडिशनली देखते हैं कि ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस होती थी वो कम नुकसान पहुंचाती थी आपके एनवायरनमेंट में। जैसे कि आपका ट्रेडिशनल जो खेती के तरीके थे वो काफ़ी सिंपल होते थे, एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट नहीं करते थे। तो उनको भी आज तक रिकॉग्निशन देने के लिए, जो आज भी चलती आ रही है, उनको रिकॉग्निशन करने के लिए वी हैव दिस ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स। इंडिया से दो हमारे प्रोग्राम्स हैं, एक हमारे कोरापुट उड़ीसा का है जिसको आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा हमारा बिलो सी लेवल फार्मिंग है जो कि कुटानाड केरला का है। ये दो जो है रिकॉग्नाइज है एज ए ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स के तौर पे। ठीक है, अब कोरापुट जो आप जानते हैं उड़ीसा में है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर कैसे होता है, एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस होता है जिसके थ्रू आपकी जो वुमेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, उस एग्रीकल्चर में, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो उसमें आप बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, उसी तरह आपके केरला का कूटानाड है जो कि अराउंड 150 ईयर्स पुराना है। ठीक है, जिसमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी जाती है बाय कल्टीवेटिंग द राइस एंड द अदर क्रॉप बिलो द सी लेवल। सी लेवल के नीचे ही आप राइस या अदर क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, इसको तो आप देखते हैं कि रिसेंट टाइम में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सी लेवल राइज कर रही है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये अपॉर्चुनिटी देता है हमारे कूटानाड का बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम, जो एक तरह से हमें दिशा दे सकता है कि किस तरह हम एक एग्रीकल्चर को बिलो सी लेवल फार्मिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डेडिकेटेड केरला गवर्नमेंट ने सर्टन ट्रेनिंग सेंटर्स भी स्टैब्लिश कर रखे हैं। ठीक है, ऑन दिस बिलो सी लेवल फार्मिंग इन द कुटानाड। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स। नाउ वी विल बी लुकिंग एट द मिनीमाटा कन्वेंशन। नाउ मिनीमाटा कन्वेंशंस के बारे में देखिए, इट्स अ ग्लोबल ट्रीटी that aim to protect the health and the environment from the anthropogenic emissions and the release of the mercury। तो मर्करी का जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन होता है उसका रिलीज होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए वी हैव द मिनी माटा कन्वेंशन दैट एम टू प्रोटेक्ट द किसको, हमारे ह्यूमन हेल्थ को एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस एंड द रिलीज ऑफ मर्करी एंड द मर्करी कंपाउंड से। ठीक है, सो इट वाज अडॉप्टेड इन 2013 इन कुमामोटो इन जापान। ठीक है, जापान में इसको अडॉप्ट किया गया, कुमामोटो नाम की जगह थी। ठीक है, उसके बाद आप इसके इसके अंदर देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो मिनी माटा तो आपने बोल दिया कि वो मर्करी के रिडक्शन के ऊपर है, मर्करी का जो एमिशन होता है और जो अदर जो आपके एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस है, ठीक है, उसको एक तरह से कंट्रोल करना है, मर्करी के कंपाउंड्स को कंट्रोल करना है। तो ये आपका 2013 में रिसेंटली मिनी माटा कन्वेंशन आया था, इन जापान में इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो मिनी माटा कन्वेंशन के अंदर हम मर्करी के लेकर काम करते हैं। मिनी माटा, अब आपको याद करना है तो एम से मर्करी होता है, एम से मिनी माटा है। तो मर्करी के लिमिटेशन के लिए वी हैव दिस मिनी माटा कन्वेंशन, जिसमें अंदर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट मर्करी का। ठीक है, उसके बाद जो टॉक्सिक वेस्ट जो मर्करी एसोसिएटेड कंपाउंड्स रिलीज होते हैं उनके ऊपर लिमिटेशन। ठीक है, अब मर्करी क्यों इतना हार्मफुल माना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, जब ये एक बार एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है तो इसका बायो एक्मुलेशन भी होता है और बायो मैग्निफिकेशन भी होता है हमारे फूड चेन में। फूड चेन के अंदर एंटर हो जाना, दैट इज कॉल्ड बायो एक्मुलेशन, और फूड चेन के अंदर मल्टीप्लाई होते रहना, ट्रांसमिट होते रहना, इंक्रीज होते रहना, दैट इज कॉल्ड द बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये इजिली एंटर करता है ह्यूमन बॉडीज में और इम्पैक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम्स को। ठीक है,
तो ये आपने देखा मिनीमाटा कन्वेंशन को लेके। अब मिनीमाटा कन्वेंशन रिक्वायर करता है दैट ऑल पार्टी टू द नेशंस वो रिड्यूस करे, लिमिट करे हमारे मर्करी को, जो कि हमारे आर्टिसनल या फिर स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग की वजह से आता है। इसकी वजह से भी मर्करी आता है, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से। फिर जो एयर में एमिशंस होते हैं कोल फायर्ड पावर प्लांट से, ठीक है, या अदर इंडस्ट्रियल बॉयलर से, उससे भी मर्करी आता है, तो दैट वी हैव टू लिमिट इट। उसके बाद वी हैव टू फेज आउट द टू रिड्यूस द मर्करी यूज इन द सर्टेन प्रोडक्ट, जैसे कि आपकी बैटरीज है, स्विचेस है, लाइट्स वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू रिड्यूस, नेक्स्ट आता है दैट वी हैव टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना है कि हमें मर्करी का जो यूज होता है क्लोर एल्कली में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, उसको हमें रिड्यूस करना है। क्लोर एल्कली प्रोडक्शन में भी मर्करी का यूज होता है, विनाइल क्लोराइड प्रोडक्शन में भी यूज होता है, एसिटल डिहाइड, ठीक है, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो मर्करी एक इंडस्ट्रियल एक सब्सटेंस है और उसको काफी वाइड यूज होता है, तो उसके ऊपर हमने रोक लगा दी है, ठीक है। तो पार्टीज जो भी है उसे मेजर लेना है, मिनीमाटा कन्वेंशन की जो भी पार्टीज है उन्हें मेजर करना है, दे हैव टू इम्प्लीमेंट द सर्टेन प्रोविजंस जो इनकी यूज को लिमिट करेंगे, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक प्रपोजल रखा मिनीमाटा के रेटिफिकेशन के लिए विद द फ्लेक्सिबिलिटी of the combined use of the mercury based products and that is up to 2025, ठीक है। तो आप 2025 तक जो है मर्करी बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। दैट वाज अबाउट द मिनीमाटा कन्वेंशन। ये आपने सारे कन्वेंशन देखे, आपने स्टॉकहोल्म कन्वेंशन देखा, आपने बेसल कन्वेंशन देखा, आपने रोटरडैम कन्वेंशन देखा, आपने यूएनसीसीडी देखा, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन देखा, उसके बाद आपने वेना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली पैक्ट, ठीक है, किगाली एग्रीमेंट, किगाली प्रोटोकॉल, ठीक है, फिर हमारा मिनीमाटा कन्वेंशन, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ये सारा हमने कवर किया है।